नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे व्यंजना वृत्ति पर। देखिए, जो शब्द की तीसरी शक्ति है उस शब्द शक्ति का नाम क्या है? व्यंजना। उस शब्द शक्ति का नाम क्या है? व्यंजना। देखिए, स्पष्ट देखिए, व्यंजना किसे किसे कहते हैं? ये व्यंजना शब्द शक्ति का व्यापार कब होता है? तो कहते हैं कि जब सभी शक्तियां अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और तात्पर्य शब्द शक्ति जब अपना अपना काम करके अवसान को प्राप्त हो जाती है, तब चौथी वृत्ति तुरीया वृत्ति के नाम से भी जानी जाती है, तब व्यंजना व्यापार होता है। व्यंजना के पहले हम प्रकार को देख लें कि व्यंजना का व्यापार कैसा होता है और व्यंजना कितने प्रकार की है। तो पहले देखिए, व्यंजना जो है दो प्रकार की होती है मुख्यतः। देखिए, ऐसे करके व्यंजना व्यापार दो प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दी व्यंजना, पहला हुआ शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना। दूसरी हुई आर्थी व्यंजना। पहले हुई शाब्दी व्यंजना, दूसरी हुई आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, ये देखिए। फिर शाब्दी व्यंजना के दो भेद हो गए। शाब्दी व्यंजना के दो भेद हो जाते हैं। देखिए, एक है अभिधा मूला, अभिधा मूला व्यंजना, अभिधा मूला। और दूसरा जो है लक्षणा मूला, लक्षणा मूला, लक्षणा मूला व्यंजना। इसी प्रकार से अभिधा मूला लक्षणा है, अभिधा मूला व्यंजना, वह जो है 14 प्रकार की होती है। अभिधा मूला व्यंजना कितने प्रकार की होती है? 14 प्रकार की होती है। इसके 14 भेद हो जाते हैं। यहां से देखिए, स्पष्ट देखिए, 14 भेद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? संयोगो विप्रयोगश्च, साहचर्यम विरोधिता और अर्थम प्रकरणम लिंगम शब्दस्य न्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देश काल व्यक्ति स्वरादय है। इस प्रकार से इसके अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हो? अभिधा मूला व्यंजना के कितने भेद हो जाते हैं? 14 भेद होते हैं। वही फिर लक्षणा मूला जो व्यंजना है उसके 3 भेद होते हैं। देखिए, स्पष्ट देखिए, इसके 3 भेद हो जाते हैं। कौन सा? आगे बाद में आएगा कि व्यंग्येन रहिता रूढ़ो सहितातु प्रयोजने, अर्थात पहला तो व्यंग्य से रहित अर्थात रूढ़िगत। दूसरा क्या होता? सहितातु प्रयोजने। दूसरा क्या होगा? सहिता। फिर दो प्रकार के हो गए, गूढ़ और अगूढ़। इस प्रकार से एक तो रूढ़िगत व्यंजना, रूढ़िगत लक्षणा मूला व्यंजना। दूसरा गूढ़ लक्षणा मूला। और फिर तीसरी क्या हो गई? अगूढ़ लक्षणा मूला व्यंजना। उसके बाद आते हैं आर्थी व्यंजना पे। इसका स्पष्ट से क्रम समझाया जाएगा आपको, जैसे काव्य प्रकाश के अनुसार क्या गया निरूपण उसका। आर्थी व्यंजना, जो आर्थिक व्यंजना है वह कितने प्रकार के है? 10 प्रकार की है। देखिए, ऐसे स्वरूप देखिए, कितने प्रकार की है? 10 प्रकार की है। उसमें ऐसे करके यदि हम देखें, इनको वो करके देखें कि यह इसके 10 भेद होते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, एक तरफ से जाते हैं। शाब्दी व्यंजना के 2 भेद हुए। यहां पर देखिए, आर्थी व्यंजना के 10 भेद, उसमें से शाब्दी व्यंजना के फिर पुनः 2 भेद हुए। फिर अभिधा मूला जो है 14 प्रकार की हुई और लक्षणा मूला व्यंजना जो है वो 3 प्रकार की हुई। ऐसे करके देखिए। अब सबसे पहले हम जो है जो अभिधा मूला व्यंजना है उसके बारे में कह रहे हैं
उसके बारे में कह रहे हैं कि अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगादेर्वाच्यार्थ धीकृत व्यापृतिरंजनम कह रहे हैं संयोग आदि के द्वारा जहां अनेक अर्थों के शब्दों के वाचक को क्या क्या नियंत्रित किया जाता है। अनेक अर्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि संयोग आदि के द्वारा जहां पर क्या किया जाता है, अनेक अर्थ वाले ऐसे वाचक शब्दों को क्या किया जाता है, एक वाचक शब्द में क्या नियंत्रित किया जाता है और उसमें क्या हो, उससे भिन्न अवाच्य अर्थ की प्रतीति कराने वाली जो शक्ति है उससे भिन्न एक तो क्या है, एक तो अनेक अर्थ शब्दों को नियंत्रित कर दिया है किसके द्वारा, संयोगो विप्रयोगश्च। अभी उसका भेद प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल अभी देखिए, तो संयोग आदि के द्वारा उन शब्दों के अर्थ को नियंत्रित कर दिया गया है और उस संयोग से जो भिन्न है अर्थात उससे भिन्न अवाच्य अर्थ की प्रतीति जिस व्यंजना वृत्ति के द्वारा होती है वह क्या कहलाती है, अविधा मूला व्यंजना कहलाती है। ये स्पष्ट समझ लीजिए। उसके भेद 14 प्रकार के हुए। तो सबसे पहला संयोग देखिए, पहला जो संयोग, फिर दूसरा है विप्रयोग, संयोग हो गया, विप्रयोग हो गया, साहचर्य, तीसरा होगा साहचर्य, चौथा हो गया विरोधिता, ये हो गया विरोधिता। संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता और अर्थ, ये देखिए अर्थ, फिर हो गया छठा अर्थ प्रकरण, फिर सातवां हो गया लिंग, अर्थम प्रकरणम, प्रकरणम लिंग, शब्दस्य अन्य सन्निधि, ये हो गया 8 शब्द, अन्य सन्निधि, अन्य सन्निधि, फिर 10 देश, 11 काल, देश काल और सामर्थ्य, ये हो गया 12 सामर्थ्य, 13 औचिति और 14 हो गया व्यक्ति स्वरादय। उसके बाद कह रहे हैं लक्षण मूल के भेद देखिए केवल। उसके बाद कहा कि व्यंग्येन रहिता रूढ़ा सहिता तो प्रयोजने, कहा कि जो लक्षणा मूला व्यंजना व्यापार होगा उसके 3 भेद बताए हैं। पहला है रूढ़िगत और बाकी इसको पीछे से जोड़ दे लक्षणा मूला। दूसरा है अगूढ़, पहले गूढ़ लिख लीजिए, गूढ़, और तीसरा है अगूढ़। ये इसके ऐसे हो गए, ये लक्षण मूला के भेद हो गए 3। अर्थात रूढ़िगत में जो है, जैसे वहां कहा कि लक्षण मूला, देखिए लक्षण मूला व्यंजना वहां पर होगी कि जहां पर जैसे कहा कि मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितोत प्रयोजना, वहां पर रूढ़िगत हुआ था। ये दोनों का है प्रयोजनगत है। कौन? गूढ़ और अगूढ़। मतलब गूढ़ मतलब जो जिसमें रहस्य छिपा हो, अर्थात जो क्लिष्टता से जिसका अर्थ समझ में आए, अवबोध जिसका अर्थ देर से समझ में आए, अर्थात क्लिष्टता से उसका बोध अवगम्य हो। दूसरा अगूढ़, जो गूढ़ न हो, जो सामान्य से जिसका अर्थ समझ में आ जाए, वो क्या है? अगूढ़ है। इस प्रकार से इसको समझना है। उसके बाद जो आर्थी व्यंजना पे आते हैं
आर्थी व्यंजना पे जो अर्थगत, ये दोनों देखिए, ये शब्दगत व्यंजना है, ये अर्थगत व्यंजना है। दूसरी बात देखते हैं इस पे आर्थी व्यंजना पे। तो आर्थी व्यंजना पे सबसे पहले हमने कितने भेद बताए थे? इसके 10 भेद बताए थे। तो ये हो गया पहले नंबर पे देखिए वक्त्र, दूसरा बोधव्य, तीसरा है काकू। जैसे अभी इसका उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे कि काकू जो आर्थी व्यंजना है उसके द्वारा हम कैसे समझेंगे। तो इस प्रकार से एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, सभी में से इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा। उसके वाक्य, चौथा हो गया वाक्य, फिर पांचवा होगा वाच्य, वक्त्र बोधव्य काकू नाम वाक्य वाचन्य सन्निधि, अर्थात ये क्या होगा? छठा क्या? अन्य सन्निधि, अन्य सन्निधि। सातवां हो गया आपका प्रस्ताव, आठवां होगा देश, नौवां हो गया काल, देश, प्रस्ताव, देश, काल और चेष्टा आदि। इसमें होगा 10वां कौन सा भेद हो गया? चेष्टा। इस प्रकार से आर्थी व्यंजना की कितने आहत्य 10 भेद हो गए हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहले काव्य प्रकाश के अनुसार कहा गया, सबसे पहले लक्षणा मूला, लक्षणा के 6 भेद बताए। उसके बाद फिर लक्षणा मूला की बात करते हैं कि वह उसके बाद व्यंजना व्यापार होता है। देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है व्यंजना व्यापार कहां पर होता है। जैसे कल उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि गंगायाम घोषः, गंगा में क्या है? घोष है, अर्थात गंगा में कुटी है। उससे क्या हुआ था कि मुख्य अर्थ का बात हो गया था, क्योंकि गंगायाम जो पद था उसमें आधार का अधिकरण, आधार अधिकरण जो था उसमें क्या गंगा का अर्थ हुआ? गंगा में, गंगा का अर्थ हुआ कि जल प्रवाह रूप अर्थ प्रकट दे रहा था। तो उसमें कहा गया था गंगा में कुटी है। तो वह तो अविधा से तो अर्थ निकल नहीं रहा, तो बोले लक्ष्यार्थ ने क्या किया था? तट रूप अर्थ को बोधित किया था। परंतु जैसे यहां पर क्या गए तो रूढ़िगत तो होगा, परंतु प्रयोजनगत, एक भेद रूढ़िगत होगा, दूसरा दोनों बाकी प्रयोजनगत होगा। परंतु प्रयोजन ये कहने का ये तात्पर्य नहीं था। जो कहने का तात्पर्य गंगायाम घोषा, जो कहने का तात्पर्य था कि गंगा के तट पर, गंगा में झोपड़ी है, अर्थात गंगा के ऊपर कुटी है। तो कहने का वहां तो अभिधा का सीधे बात हो गया था मुख्य अर्थ का। लक्ष्य अर्थ है उसमें तट रूप, परंतु वहां पर उस अर्थ से ऐसे बोध हुआ था कि तट तो बहुत बड़ा है। प्रयोजन कहने का तात्पर्य क्या है कि गंगा के तट कोई कुटी है, और वो उसका कहने का तात्पर्य था कि वहां साहित्य पावनत्व आदि का बखान करना था उसका, कि वहां गंगा के किनारे है। लक्षणा केवल तट रूप अर्थ को बोधित किया, और जो प्रयोजन, जो व्यंजना के द्वारा जिस व्यापार का पता चला, वह पता चला कि साहित्य अर्थात शीतलता और पावनता का ज्ञान हुआ व्यंजना व्यापार के द्वारा। इसी में यदि हम अभिधा मूला में जाए, ये तो केवल लक्षणागत व्यंजना की बात हुई। यदि इसमें जाए हम अभिधा मूला व्यंजना में, तो उन्होंने कहा कि अनेक अर्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगादेर वाच्यार्थ धीकृत व्यापृति रंजनम, अर्थात जहां पर संयोग आदि के द्वारा, ये देखिए संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरण लिंग शब्द अन्य सन्निधि देश काल सामर्थ्य औचिति, इस प्रकार से जब इन्होंने कहा तो यहां पर स्पष्ट पता चल गया कि संयोग आदि में जब कोई शब्द नियंत्रित होते हैं तो उससे भिन्न, अर्थात संयोग से भिन्न अर्थात जो असंयोग होंगे। तो इसका उदाहरण जैसे काव्य प्रकाश का ने दिया कि सशंक चक्रो हरि, शंख और चक्र से युक्त कौन है? हरि है। तो फिर बोले इसका विप्रयोग क्या होगा? तो असंक चक्रो
इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले इसका अर्थ क्या हुआ? असंग चक्रो हरि यदि इसका होगा तो इसका अर्थ सीधे से किसका होगा? अच्युत का होगा, अच्युत का बोध होगा। उसके बाद हम आर्थिक व्यंजना पे के विषय पे आते हैं। आर्थिक व्यंजना कैसे होती है? तो वहां वक्ता के आधार पर, बोधव्य के आधार पर, काकु ध्वनि के आधार पर। अब काकु ध्वनि के आधार पर एक हम जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक है ये कि तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसि पांचाल तनयाम वने व्याधै सार्धम शुचिर मुचितम वल कलधरे विराटस्य वासे स्थित मनुचितारंभ निवृतम गुरु खेदम खिन्ने मयि भजते नाद्यापि पुरुषु। यहां पर ये जो उक्ति है ये भीमसेन की है। कह रहे हैं कि तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसि पांचाल तनयम, बोले वह पांचाल तनया द्रौपदी का नृप सदसि अर्थात राजाओं से भरी हुई सभा में क्या हुआ? उसका अपमान हुआ। किसका? द्रौपदी का। परंतु बोले कि गुरु आदि द्रोण भीष्म आदि जो गुरु थे किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई क्रोध, किसी में क्रोध का भाव नहीं आया। अर्थात युधिष्ठिर आदि जो मेरे भाई हैं उनमें कोई क्रोध कैसे संवेग का संवेग नहीं आए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बने व्याधे सार्धम सुचिर मुचितम वल कलधरे, और बोले उसके बाद जब हमें वनवास की प्राप्ति हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि हम व्याधों के साथ लंबे समय तक क्या के विचरण किए और हमने क्या किया? वलकल आदि वस्त्रों को भी धारण किया। फिर भी मेरे बड़े भाई दुर्योधन, मेरे बड़े भाई जो युधिष्ठिर हैं उनको फिर भी क्रोध नहीं आया। फिर उसके बाद तीसरी बात कह रहे हैं कि विराटस्य वासे शुचिर मुचितम, विराटस्य वासे स्थित मनुचितारंभ निवृतम, विराट राजा के घर में रह करके रसोई या आदि कर्म करने पर भी मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर को कोई क्रोध नहीं आया। अब यदि मेरा क्रोध करने का तो कोई तात्पर्य है ही नहीं, मेरे ऊपर आप क्रोध करेंगे। बोले देखिए यहाँ पर कैसे काकु ध्वनि देखिए, कह रहे हैं कि गुरु खेदम खिन्ने मयि भजते नाद्यापि पुरुषु। कह रहे हैं कि आज बोले क्या जो युधिष्ठिर हैं वो मेरे पे क्रोध करेंगे। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आज जो युधिष्ठिर को क्रोध किसके ऊपर करना चाहिए? दुर्योधन आदियों के ऊपर क्या करना चाहिए? क्रोध करना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य मम्मट के मत में व्यंजना वृत्ति का विचार किया गया। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः।